जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में लंबे दिन के बाद बिहार मद्य निषेध परीक्षा जो कि 14 मई 2023 को होने वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए फुल प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही के लिए स्पेशल बुक जो तैयार किया गया है चक्षु प्रकाशन द्वारा, उसी पे बेस्ड है। आपको बताना चाहूँगा 14 मई 2023 को होने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न छपने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और फुल प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चक्षु प्रकाशन का बुक है जो कि स्पेशल बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही के लिए तैयार किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बारीकी से हम आपको सभी क्वेश्चंस को कराते हैं और आप भी आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख लीजिए, हिंदी का है। यहाँ पे आपका सिलेबस के अनुसार ही हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। पहला प्रश्न है हिंदी से, निश्चल। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे आपको अगर समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके आंसर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आपके लिए खोला छोड़ा गया है। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद की बात करें तो ये होगा आपका निह जोड़ छल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। निह जोड़ छल निश्चल का संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिएगा, जीके का है, पॉलिटिकल साइंस का। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती इनमें से क्या है? लोकतंत्र के सामने जो है इनमें से सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ये जो है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, यानी कि इनमें से कौन सी फसल में से एक फसल है जिसके लिए भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो उस फसल की बात करें तो ये होगा आपका चाय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। जैसा कि आप लोग जानते हैं चाय जो है भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पाद होता है। वैसे आपको बता दूं कि भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल ये सबसे महत्वपूर्ण चाय उत्पादक वाला राज्य है। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में उपजाया जाता है? राज्य की बात करें तब होगा आपका असम, ठीक ना? यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा। अगर सबसे पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तब होगा आपका असम राज्य, ठीक। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से शहर में चाय का उत्पादन होता है, तब आपको आंसर करना है दार्जिलिंग, ठीक ना। दार्जिलिंग बेसिकली है कहाँ? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, राज्य की बात करें तो असम होगा और शहर यानी कि सिटी की बात करें तो दार्जिलिंग होगा। दार्जिलिंग वैसे जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? जल विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा गया है तो ये दार्जिलिंग में लगाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक, जो कि चाय के उत्पादन में सबसे बेस्ट सिटी है इंडिया का। स्टेट में तो असम है, ठीक। तो ये यहाँ पर जो है पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था दार्जिलिंग में। आपसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि भारत में जल विद्युत संयंत्र, जिसे पनबिजली संयंत्र भी कहते हैं, ये कब शुरू हुआ? 1897 में शुरू हुआ और भारत में पहला पनबिजली संयंत्र दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जैसे कि राष्ट्रपति होता है ना देश में, उसी प्रकार से राज्य में होता है राज्यपाल। राज्यपाल जो है बिहार में ये कितने विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे एग्जैक्ट सदस्यों की सीट की बात ऑप्शन में नहीं दी गई है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया होगा कि आपका 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि कितने सीटों को जो है राज्यपाल बिहार में विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यहाँ पे 1/6 भाग है ना, तो आपके मन में यह आना चाहिए कि बिहार विधान परिषद में कुल मिलाकर कितने सीट है वर्तमान में? 75। किसकी बात हो रही है? बिहार विधान परिषद की, ना कि विधानसभा। विधानसभा तो आपका 243 है, यह है विधान परिषद, इसमें है 75 सीट। इसका अगर 1/6 भाग कीजिएगा तो ये लगभग आपका आएगा 12 दशमलव कुछ, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका जो है बिहार में
वर्षा वर्षा 12 यानी कि 12 सदस्यों को जो है विधान परिषद के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 1/6 भाग, जो कि लगभग 12 सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है पुस्तकालय में कौन सा समास है। देखिए आप लोग बोर मत होइएगा, पूरा का पूरा सेट लगा लीजिए। ये चक्षु प्रकाशन का बुक जो है स्पेशल तैयार किया गया है, ये बिहार मद्य निषेध यानी कि प्रोहिबिशन कांस्टेबल के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बीच में आपको वीडियो को छोड़ करके चला जाना है, तो आपको भारी नुकसान होगा। पूरा सेट लगा लीजिए। पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय में समास की बात करें तो इसमें है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास उस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे कि धर्म का ग्रंथ, तो इसको क्या कहेंगे, धर्म ग्रंथ। तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। शोकमग्न यानी कि शोक में मगन। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार। ये जो है सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है। आदिवासी बेसिकली जो है ये कौन सा संविधान के अनुच्छेद के द्वारा जो है इसको कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है, तो ये होगा आपका 342। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है भारत में। इंडिया के अंदर जो है सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो ये होगा आपका भील, ऑप्शन नंबर ए। भील जनजाति जो है भारत के कौन से राज्य में पाए जाते हैं ज़्यादातर, तो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहने वाले प्रमुख आदिवासी समूहों में से एक हैं, जो कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। क्या नाम है, भील। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इंग्लिश का। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको सिलेबस के अनुसार जो इसमें सेट दिया गया है उसी सेट को हम जो है चक्षु प्रकाशन को आपको करवा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज, यानी कि ये आपका मुहावरा है जिसे हिंदी में आप लोग मुहावरे कहते हैं। यह है इडियम्स यानी कि फ्रेज, ये आपको बताना है। अक्लोज सेव, इसका इडियम्स क्या होगा यहाँ पर। अक्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। ठीक ना, क्लोज मतलब बहुत नज़दीकी, सेव माने बचना, तो यहाँ पे हो गया बाल बाल बचना। तो हिंदी में देख लीजिए, नैरो एस्केप यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका मतलब भी यही होता है, बाल बाल बचना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। मजबूती नहीं प्रदान इनमें से कौन करता है लोकतंत्र को, तो ये होगा आपका विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इन सभी वाक्य को पढ़िए ऑप्शन को और देखिए इनमें से कौन अशुद्ध है, यानी कि कौन सा वाक्य गलत इनमें दिया गया है। तो यहाँ पे आप सबको बारी बारी से पढ़िएगा, तो सबको पढ़ लीजिए एक बार आप रोक करके। यहाँ पे जो है गलत पूछा रहा है, अशुद्ध, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा, ये जो नहीं दिया गया है इसमें बिंदी देना भूल गया है। नहीं आप कैसे लिखते हैं, नो हो यहाँ पे बिंदी। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये नहीं जो यहाँ पे दिया गया था इसके जगह पर ये बिंदी वाला नहीं होगा, इसी के लिए गलती है। देखिए कितना छोटा सा मिस्टेक है। तो यही सब आपको पूछा जाता है। ये हिंदी का प्रश्न था। आगे चलते हैं, मापनी, ठीक ना, मापनी ये पैमाना जो है क्या है, ये है अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, तो ये होगा आपका वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये 1760 के दशक में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। जैसा कि आप लोग को मैंने कई बार बताया है, वैसे तो कुछ दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत में कितने प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था है, 3। ठीक ना, सबसे पहले पंचायती राज जो है लागू हुआ था, ये आपका कौन से राज्य में, राजस्थान में हुआ था। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन दिया गया है पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में, तो ये अनुच्छेद 40 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है, जगह है
राजस्थान में यहीं पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन है, तो ये होगा आपका कोयला, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे अनवीकरणीय है, देखिए एक है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, एक है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। दोनों में अंतर क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन है जो जल्दी से नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाता है। जैसे कि जंगल को अगर आप काट भी दीजिएगा तो वो फिर से जो है अपने आप ऑटोमेटिक फिर से डेवलप कर लेता है। हवा, पेड़ पौधा, ये दोनों तीनों वही का है, लेकिन कोयला ऐसा नहीं होता है। वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जिनका सीमित भंडारण है, यानी कि स्टॉक है। तो कोयला का हम लोग स्टॉक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे पूछा गया था अनवीकरणीय ऊर्जा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ये होता है आपका 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन सा होता है, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी पदार्थ का इस्तेमाल होता है, तो ये होगा आपका नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस द्रव की वाष्पन दर सर्वाधिक है। इनमें से कौन सी द्रव की वाष्पन दर सर्वाधिक है, तो ये होगा आपका नाखून पॉलिश रिमूवर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए वाष्पीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव उबलने की तुलना में कम ताप पर गैस में परिवर्तित होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा इंग्लिश का है। ये एक चिन्ह होता है, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, क्या तुम बाजार गए, क्या तुम बाजार जाते हो, तो उसके बाद कौन सा चिन्ह देते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में। तो यहाँ पे एक इंग्लिश में ज़्यादातर ऐसा इस्तेमाल होता है। ये सिंबल किसका है, द सिंबल इज कॉल्ड, यानी कि ये किसका चिन्ह है, तो ये है आपका एक्सक्लामेशन, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा जो है एक्सक्लामेशन का चिन्ह होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित होना। नहीं करता है क्रिकेट में, जैसे कि 6 बॉल पे 6 छक्का युवराज सिंह मार दिया था, तो कैसे किया था, वाह, आश्चर्य करने लगा, 6 बॉल पे 6 छक्का मार दिया, तो वहाँ पे ये सब चिन्ह लगता है, यही है एक्सक्लामेशन मार्क। आगे चलते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन है, तो ये होगा आपका टमाटर, ऑप्शन नंबर बी। वैसे आपसे और कुछ अम्ल के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि ऑक्सैलिक अम्ल का स्रोत कौन हो गया, टमाटर। वैसे पूछा जाता है सिट्रिक अम्ल का सोर्स कौन कौन है, तो सिट्रस फल जैसे कि नींबू, लाइम, संतरा आदि ये सब। और एक पूछा जाता है स्कॉर्बिक अम्ल, जिसमें कि आंवला, खट्टे फल, कीवी, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां ये सब आते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि इनमें से कौन सा वाक्य गलत है। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा बारीकी से। यह हमारा घर है, बिल्कुल सही है। हाथी बहुत मोटी है, ये गलत है। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, बिल्कुल सही है। राजू की माँ बहुत दुखी है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, अशुद्ध, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी बहुत मोटी है, ये नहीं होगा, हाथी बहुत मोटा है, मोटी की जगह पे क्या होगा, मोटा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो ये होगा आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण की बात करें पृथ्वी पर, तो यह होगा आपका भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी पर किसी वस्तु के गिरने से होने वाले त्वरण को कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है, तो ये होगा आपका आयनिक बंध, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक परमाण्विक है। एकल परमाण्विक कौन है, अगर आपको इसकी परिभाषा याद हो तो आप इसे आसानी से कर लीजिएगा। वैसे एकल परमाण्विक की बात करें तो ये सभी होगा हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही जवाब है।
देखिए आपको बता दें, एकल परमाणविक का मतलब होता है कई तत्वों के अणु केवल एक परमाणु से बने होते हैं, ठीक ना, जैसे कि ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सब। आगे चलते हैं, माया महाठगिनी हम जानो में कौन सा अलंकार है? क्या है ये आपका माया महाठगिनी हम जानो में, इनमें कौन सा अलंकार है? तो ये होगा आपका श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए श्लेष अलंकार जो है, जहाँ पर किसी एक शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस वाक्य में माया शब्द से दो अर्थ जुड़े हैं, माया अर्थात पैसा और माया अर्थात मीठा बोलने वाला। साफ है, अलंकार का मतलब होता है, श्लेष अलंकार का मतलब जो शब्द जो है एक शब्द का अर्थ जो है अनेक अर्थों में हो, यानी कि एक शब्द का अर्थ जो है कई रूपों में हो, मतलब कई और शब्द को बता रहा हो, ठीक ना। माया महाठगनी हम जानो, इसमें जो है माया एक हो गया आपका पैसा और दूसरा माया हो गया मीठा बोलने वाला व्यक्ति। आगे चले, अगला है इंग्लिश का, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका एक सेंटेंस है इंग्लिश का, इसमें इस खाली जगह पर क्या भराएगा? सी डैश डेली, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, देखिए वाक है, सबका वाक है, यहाँ पे वर्ब क्या है? वाक। वाक माने क्या होता है? टहलना, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है? डेली माने प्रतिदिन, ठीक ना। तो वह प्रतिदिन क्या करती है? टहलती है। तो सी क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा वॉक्स। सी वॉक्स डेली, मतलब वह प्रतिदिन टहलती है। आगे चले, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयोजित टीका है? संयोजित मतलब मिला हुआ टीका है जो बच्चों का डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो उस टीके का नाम है डीपीटी टीका, ऑप्शन नंबर ए। डीपीटी टीका का पूरा नाम क्या होता है? डीपीटी का डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, ठीक ना। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस, टी फॉर टेटनस। इस टीका का जो है इस्तेमाल 3 चीज़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन कौन? डिप्थीरिया, दूसरा है पर्टुसिस, पर्टुसिस को काली खांसी के नाम से जाना जाता है, और टेटनस तो जानवे करते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? त्वरण मतलब क्या? एक्सीलरेशन। तो ये सब तो है, लेकिन ये किलोमीटर सेकेंड जो है ये आपका वेग का है, यानी कि ये आपका त्वरण का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, उन अंगों का नाम बताएं जो मानवों में उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं। उन अंगों का नाम बताएं जो मानवों में उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं। तो ये होगा आपका दो वृक्क, दो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। और जो लोग को फटाफट कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, टेस्ट लगाना है, वो आप यहाँ पे dailystudy.co पर जा सकते हैं, www.dailystudy.co.in। यहाँ पर जो आपको बिल्कुल फ्री में फुल प्रैक्टिस सेट का जो है यहाँ पे सेट दे दिया गया है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज भी सेट देखने को मिलेगा, वेबसाइट है www.dailystudy.co.in। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता यहाँ पे आपको बताना है, सब्जेक्ट यानी को पहचानना है, ठीक ना। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? किसने कहा कि मैं खेलूंगा? मोहन ने कहा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मोहन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी के बारे में आपने कई बार सुना होगा, ये बिहार बोर्ड में मैट्रिक, इंटर सब एग्जाम में पूछा जाता है भोपाल त्रासदी। तो ये जो है आपका मिथाई आइसोसाइनोट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में। अच्छा देखिए, भोपाल ये जो आपदा या भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जाना जाता है, ये कब हुआ था? 1984 में। दिन क्या था? 2-3 दिसंबर था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना जो है आपने लुसेंट जीके में भी पढ़ा होगा, पीछे में सबसे बड़ा, छोटा, ऊंचा, ये सब में दिया होगा। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये आपका सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और ये भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, सतलज नदी पर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार की राजधानी पटना में है, ऑप्शन नंबर डी।
और जो लोग पूरा वीडियो को देख लीजिएगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। वैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि ये कंटेंट जो है आपका चक्षु प्रकाशन का है, तो यहाँ पे आपको देखना जरूरी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है कब से लागू हुआ? तो ये 1972 से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ये आप लोग घर में भी सुनते होंगे दादी नानी से, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ये लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दूसरों पर बोझ बनकर रहना। जैसे कि एक कमाता है, उस पर जो है 10 गो बैठ करके खाता है। एक घर में कमाने वाला रहता है और 10 गो कमाने का लायक है लेकिन कमाएगा नहीं है। जैसे कि एक मतलब समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, तो समझ गए ना, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ये लोकोक्ति का अर्थ है दूसरों पर बोझ बनकर रहना। आगे चलते हैं, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो ये होगा आपका मैगेलन। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ये पुर्तगाली खोजकर्ता थे जिनका नाम पूरा था फर्डिनेंड मैगेलन। ये जो है दुनिया का चक्कर लगाने के लिए पहला मिशन आयोजित करने का श्रेय प्राप्त किया है मैगेलन। आगे चलते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? वैसे तो राजधानी जानते हैं दिल्ली है, तो यहाँ पे है वित्तीय राजधानी, ठीक ना, फिनेंशियल कैपिटल। तो ये है आपका मुंबई। ख्वाबों का शहर भी है यही मुंबई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, इंग्लिश का है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज अकीन टू। इसका मतलब बताना है। अकीन टू मुहावरा है, इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं, इडियम्स फ्रेज। अकीन टू का मतलब होता है कोई वैसा चीज़ जो एक ही जैसा दिखे, ठीक ना। तो ये होगा आपका सिमिलर टू समथिंग। सिमिलर माने एक जैसा, समथिंग माने कुछ चीज़ें, कोई चीज़ जो एक जैसा हो। ये अकीन टू का जो है मीनिंग दे रहा है। आगे चलते हैं, रेटिना प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है? रेटिना जो है प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है, यानी कि रेटिना ये आपका प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है? तो ये होगा आपका विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, अगला प्रश्न है, अलंकार के, ये जो है अलंकार, इसके कितने भेद होते हैं? थोड़ा सा सुनने में आपको दिक्कत आई होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जो इतने दिन से हम वीडियो भी आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ रहा था। मेरा सिस्टम का बहुत चीज़ें ख़राब हो गया था, जिसको मैंने फिर से रिपेयर करवाया। उसके बाद हम आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। अब से रेगुलर रहेगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और क्या कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो ये होगा आपका 3। ऑप्शन नंबर बी। अलंकार के 3 भेद कौन कौन होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ ही दिन, 1 महीने से भी कम आपका एग्जाम बचा है, तो आप लोग फटाफट यहाँ पे कीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो हम 3 से 4 सेट एक ही दिन में कराऊंगा, तो करीब हो जाएगा आपका, जैसे 30 दिन है मान के चलिए, तो आपका जो है 50 से 60 सेट करा दूंगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, वही शेयर और वीडियो को लाइक करके, और क्या, हम वहीं से देख लेंगे कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत, देखिए फिर अभी भी काम नहीं कर रहा है बढ़िया से। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कौन सा रंग होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कौन सा रंग होता है? यह होगा आपका ब्लैक। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्लांटी जगत में इनमें से कौन शामिल है? प्लांटी जगत में इनमें से कौन शामिल है? तो ये होगा आपका शैवाल और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ये सभी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस कृषि विधि को अपनाया जाता है? ये सभी जो है कृषि का विधि है अलग अलग। पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर मृदा अपरदन रोकने के लिए किस कृषि विधि को अपनाया जाता है, यानी कि मट्टी को रोकने के लिए? तो यहाँ पे वेदिका कृषि को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वेदिका कृषि जो है पहाड़ियों या पहाड़ों के किनारे पर ढलान में फसलों को उगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पहाड़, यहाँ पे देखिए ढलान है, फिर भी यहाँ पे खेती किया जा रहा है। इसका क्या नाम है? वेदिका कृषि। आगे चलते हैं, इंग्लिश का है, मोहन ब्लैंक 5 बुक्स।
यानी कि कहने का मतलब मोहन के पास 5 किताबें हैं। तो मोहन तो है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज की हैव। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 बुक्स देख करके हैव लगा देंगे, जो कि गलत है। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका मोहन, और मोहन है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको। तो ये होगा आपका हैज। मोहन हैज 5 बुक्स, यानी कि मोहन के पास 5 किताबें हैं। आगे चलते हैं, पंचमढ़ी में कौन सा समास है। पंचमढ़ी में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, द्विगु समास किसे कहते हैं, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जिससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है, ठीक ना। जैसे कि अठन्नी, अठन्नी का मतलब क्या, 8 अनों का समूह। उसी प्रकार पंचमढ़ी यानी कि 5 मढ़ियों का समूह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंचमढ़ी में कौन सा समास है, द्विगु। और अंत में आप लोग ये बताइएगा कि क्वेश्चन को शॉर्ट में आंसर करें या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर करके करना चाहिए। एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अगर शॉर्ट में करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर तुरंत करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, MACS यानी कि मैक्स 1407, ये किसकी एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त किस्म है। यह है सोयाबीन का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मैक्स 1407 जो है ये सोयाबीन का एक किस्म है जो कि कीट से मुक्त है। आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आनुवांशिकी के जनक के रूप में जो है ग्रेगोर मेंडल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है कब हुई। पटना हाईकोर्ट की स्थापना की बात करें, ये 1916 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सभी वाक्य को पढ़िए। नदियां बह रही है, तारा निकल आए, माली ने सब पेड़ काट डाला, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है। गौर कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका नदियां बह रही है, ये आपका जो है सही है। यहाँ पे पूछा गया है शुद्ध, ना कि गलत। गलत रहता है तो ये तीनों गलत है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध पूछा है तो नदियां बह रही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, जो लोग पूरा वीडियो को देख लिए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने पूरा मतलब सभी क्वेश्चन को बारीकी से देख लिया है। और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट कराएं तो हम आपको ज़रूर कराएंगे। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग का सपोर्ट के अनुसार ही हम काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो है लगभग सारा चीज़ ख़राब हो गया था, जिसके कारण जो हम लंबे दिन से वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रहे थे। माइक ख़राब हो गया था, ये जो पेन है ये नहीं चल रहा था अच्छा से। ये सबको सेट करने के बाद जो है हम फिर से वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा। यहाँ पर आप लोग ज़रूर जाइए इस वेबसाइट पर www.dailystudy.co.in। यहाँ पर जो है आपके लिए स्पेशल, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज या फिर बहुत तरीके से जो है वहाँ पे आपको सेट बहुत एक्सप्लेन करके दिया गया है हिंदी में। वहाँ पे आपको लगेगा कि एकदम आप जो है एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।